नमस्कार मित्रों, जब पड़ोस में कुछ ज़्यादा तूफ़ान हो तो चिंता तो होती है। अगर बिल्कुल पड़ोस में तूफ़ान होता है तो उस तूफ़ान का हालांकि रुख जो है वो हमारे मुल्क की ओर नहीं हो सकता। हमारे मुल्क की जो वैचारिक दीवारें हैं, वैचारिक सरहदें हैं, वो काफ़ी मजबूत हैं। लेकिन इसके बावजूद ये मानकर चलिए कि यदि वहाँ कुछ तूफ़ान बरपा होता है, वहाँ कोई मुसीबत बहुत बड़े स्तर पे आती है, तो उसका कहीं ना कहीं असर हमारे देश पे पड़ता है। क्योंकि इस मुल्क के साथ, इस पड़ोसी के साथ हमारे दो तरह के रिश्ते हैं, एक नफ़रत का और दूसरा बेहद मोहब्बत का रिश्ता। मोहब्बत का रिश्ता, उसके आधार हमारे पास बहुत सारे हैं। इकबाल है, फैज़ है, मंटो है, कासमी साहब हैं, सरहदी गांधी हैं, मेहदी हसन है, ग़ुलाम अली है, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब का जन्म स्थान है। बहुत सारी ऐसी वजह है, मलाला का भी जन्म स्थान वहाँ पर है। ढेरों ऐसी वजूहात हैं, ढेरों ऐसे कारण हैं जिनके बूते पर, जिनके आधार पर हम उस देश के कुछ एक स्थलों से, कुछ एक शख्सियतों से बेहद प्रभावित भी हैं और प्यार भी करते हैं। दूसरी ओर जो नफ़रत का रिश्ता है, उसके भी हमारे पास ठोस कारण हैं। वो लोग इस बात का बिल्कुल एहतराम नहीं करते कि वहाँ हम जहाँ अल्पसंख्यकों को लोकतंत्र की मुख्य धारा से बाहर नहीं कर रहे, उन्होंने वहाँ अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से तो बाहर रखना अलग बात है। उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, रोज़ कुछ न कुछ कहानियाँ, कोई अपहरण की, कोई बलात्कार की, ऐसी कहानियाँ आती हैं जो दहशत ज़दा भी करती हैं। और ये समझती हैं और लगता है कि इस पड़ोसी मुल्क में जो सभ्यता, जो तहज़ीब के तकाज़े हैं, जो संस्कृति की एक धरोहर को इज़्ज़त मान देने की बात होती है, एक अच्छा पड़ोसी खुद को साबित करने की बात होती है, इस पड़ोसी देश के संस्कारों में ये कोई चीज़ क्यों नहीं आ पाई? लोग तो वही हैं, ज़मीन भी वही है, वही पानी है, वही नदियां हैं, सतलुज भी है, रावी भी है, चनाब भी है। सभी नदियां जो हैं वो साझी हैं। सिंधु नदी से वो भी नहीं कट सकते, हम भी नहीं कट सकते। सिंधु घाटी की सभ्यता से वो भी नहीं कट पा रहे, हम भी नहीं कट पा रहे। मोहेंजोदाड़ो से, हड़प्पा से वो तो कट ही नहीं सकते, हम भी कट नहीं पा रहे। अब ये सब कुछ इतना साझा है कि मोहब्बत भी होती है और नफ़रत का रिश्ता इतना होता है कि हमारी जो मंदिरों की स्थिति है, और मंदिरों की स्थिति के अलावा दो कारण हमारे पास ठोस हैं। उन लोगों से वहाँ की जो अस्तित्व है उस सरकार का, पाकिस्तान का, उससे दो बड़ी शिकायतें हमारे जहन में हमेशा रहेंगी। पहली शिकायत इस बात को रहेगी कि सीमा पार से आतंकवाद की जो एक्सपोर्ट, जो निर्यात उस मुल्क में, उस मुल्क से किया गया, वो बड़ा ख़तरनाक था और उसकी बड़ी भारी कीमत हमारे यहाँ चुकानी पड़ी है। कश्मीर में भी, पंजाब में भी और कुछ दीगर सरहदों पर भी हमें बहुत ही महंगा पड़ा है उनके साथ कोई भी रिश्ता रखना। सरहद की जो दोस्ती है मित्रों, वो बड़ी पाकीज़ा होती है, लेकिन इन लोगों ने इस बात का बिल्कुल एहतराम नहीं किया और वहाँ से प्रशिक्षित करके लोगों को, आतंकवादियों को, दोनों हमारे सरहदी राज्यों में, सीमांत राज्यों में, कश्मीर में भी और पंजाब में भी, इस तरह से उनको भेजा कि वे लोग तबाही की हद तक पहुंच गए और उन्होंने इतनी तबाही मचाई कि हमारा पूरा का पूरा जो तंत्र है वो हिल के रह गया। और दूसरी जो शिकायत होती है वो सिर्फ, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ से नशीली दवाइयों का जो निर्यात है, तस्करी है, स्मगलिंग है, उसके ज़रिए भी वहाँ के कुछ एक सौदागरों ने सरकारी सरपरस्ती के साथ इस बात की कोशिश की कि हमारे यहाँ की जवान पीढ़ी को नशे की आदत डाल डाल कर तबाह कर दिया जाए। और ये चीज़ें, जो परिणाम इनके जो निकले हैं, वो सब आपके सामने हैं। तो मित्रों, इस मुल्क से दोनों रिश्ते हैं हमारे, नफ़रत का भी, मोहब्बत का भी। लेकिन इस मुल्क को एहतराम नहीं है। इन दिनों जिस दौर से ये मुल्क गुज़र रहा है वो हमारे लिए भी थोड़ा सा चिंता का विषय है। इमरान साहब की गद्दी ख़तरे में है। जब किसी की गद्दी ख़तरे में होती है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति गलत फ़ैसले लेता है, घबराहट में फ़ैसले लेता है। उसकी कोशिश होती है कि इस कुर्सी को छोड़ा ना जाए, उससे चिपक के रहना चाहता है।
चाहे हालात कितने भी ख़िलाफ़ हों, चाहे हालात कितने भी नासाजगार हों, लेकिन उसकी कोशिश होती है कि ये आसानी से सत्ता के गलियारे से बाहर ना निकला जाए। और इमरान साहब की देखिए, हम लोगों ने जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर जब पाकिस्तान में एक नया शासन लाने का प्रयास किया, तहरीक इंसाफ पार्टी के माध्यम से एक नया तंत्र वहाँ खड़ा करने का प्रयास किया। शुरुआती दौर में उन्होंने अपनी सरकारी जो कारों की जो कतारें थी उनको भी नीलाम किया कि ये कारें हमें नहीं चाहिए, हमारे मुल्क को पैसे की ज़रूरत है। एक एक कदम पर उन्होंने देश के लिए काम शुरुआती दौर में करने का, देश के लिए काम करने का, वतन के लिए काम करने का, वतन के लिए संसाधन जुटाने का एक नाटक रचा और वो कुछ दिन चला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद स्थिति यह है कि अभी तक वो फाटा FAT भी कहते हैं उसको, FATA, उसने जो ब्लैक लिस्ट किया था आर्थिक अनियमितताओं, फिनंशियल इरेगुलरिटी के आधार पर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट, काली सूची में डाला था। वो काली सूची से अब तक पाकिस्तान बाहर नहीं आ पा रहा। और इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि जाते जाते कुछ एक लॉलीपॉप लोगों को फेंक के देखें। लोग अगर जाल में आते हैं लॉलीपॉप्स के तो शायद बात बन जाए, चंद दिन और गुजर जाएं। लेकिन मित्रों, इस तरह से ख़रीदे गए लॉलीपॉप के एवज़ में वसूले गए जो दिन होते हैं सत्ता के तंत्र में, सत्ता के गलियारे में, वो ज़्यादा देर पा नहीं होते, ज़्यादा देर वो चल नहीं सकते। ये काठ की हांडियाँ हैं। हालांकि काठ की हांडियाँ अब ना तो कहीं नज़र आती हैं क्योंकि पता लग गया कि ये चढ़ नहीं सकती, और मुहावरे बदल गए, लेकिन प्रतीक वही है कि वो कोशिश कर रहे हैं किसी ढाबे का काठ की हांडी जो है लॉलीपॉप्स की, ये चढ़ जाए सिरे और मैं कुछ ना कुछ नया परोस दूँ मुल्क के लोगों को, अपोजिशन पार्टीज़ को, अपने जो खिलाफत करने वाले जो दल हैं उनके मेंबरान को मैं एक दलील दूँ उनके हाथ में कि मैं अभी भी इस मुल्क के लिए रेलेवेंट हूँ, प्रासंगिक हूँ। लेकिन मित्रों, ये चलता नहीं है, ये नहीं चलता। और ये सत्ताधीश जब भी सच्चाई को, वक्त की दीवार पर लिखी हुई सच्चाई की इबारत को जब पढ़ने से इनकार करता है, आंखें मूंद लेता है, तो मित्रों ये तो कबूतर की तरह आंखें मूंदने वाली बात है, बिल्ली तो आ गई। तो ये संकट है। आज से भी ये शुरू हो चुका है और ये 2-3 दिन के बाद इसका फ़ैसला भी आ जाएगा। इस पर वोटिंग भी होनी है। वोटिंग तक इमरान टिके पर रह पाते हैं, नहीं टिके रह पाते, या पहले ही मजबूरी में आकर वो अपना पद छोड़ देते हैं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। एक वक्त था उन्होंने तीसरी बार शादी की थी, तो एक मैडम से की थी जो बाबा फ़रीद की दरगाह पर, जो पिंकी मैडम का नाम अक्सर उस बात में आता है कि उनसे शादी इस बात पे की थी कि पिंकी मैडम को अपना इल्हाम हुआ था कि यदि इमरान ने प्रधानमंत्री बनना है तो उनको इनसे शादी करनी पड़ेगी। बहरहाल शादी हो गई थी, लेकिन अब वो भी वहाँ से रूठ के जा चुकी हैं और इन्होंने उनको भी अलविदा कह दिया है। पहले भी 2 पत्नियों को अलविदा कह चुके हैं। तो ये जो सिलसिला है मित्रों, किरदार, किसी भी किरदार का जब कोई स्थायी सिलसिला ना हो, ना मानसिक धरातल पर, ना सामाजिक धरातल पर, ना सांस्कृतिक धरातल पर, और ना ही संस्कार के धरातल पर, वो आदमी ज़्यादा देर किसी भी मुल्क की रहनुमाई नहीं कर सकता। ये उनको नहीं समझ में आ रहा। लेकिन वहाँ 2 सत्ता के केंद्र हैं, एक तरफ संसद है, एक तरफ पार्लियामेंट भी होती जिसे कहते हैं हम लोग। हम तो बड़ा उसको सम्मान देते हैं, ये लोग सम्मान जो देते हैं वो आपके सामने है। और दूसरा वहाँ की सेना है। सेना भी पैरेलल हुकूमत, समानांतर सरकार चलाती है। और अब सेना का मूड भी उखड़ा हुआ है। वो भी जानती है कि सेना को जब लड़ना होता है सरहद पर जाकर बलूचिस्तानी विद्रोहियों से या फिर तालिबान से, तो उस वक्त सेना के जवान मरते हैं। उस वक्त ये सियासतदान जो हैं कुछ नहीं कर पाते। सेना भी इनसे उपराम हो चुकी है, इनसे उदासीन हो चुकी है, और वो भी अब ज़्यादा देर इनको लंबी एक लगाम देने की पक्ष में नहीं है। ये बात अलग है कि वहाँ ये भी परंपरा रही है कि सेना ने तख्ते पलटे, लेकिन यहाँ तो तख्ता वैसे ही हिल रहा है। और हो सकता है कि लोकतंत्र में ही तख्ता पलट की खेल सामने आ जाए। और ये भी हो सकता है कि यदि तख्ता पलट इस तरह से ना हो पाया
तो फिर वही फ़ौजी क्रांति जिसके बहुत सारी जिसकी मिसालों से, जिसके उदाहरणों से इस पड़ोसी देश का पूरा इतिहास भरा पड़ा है, स्वातंत्र्योत्तर इतिहास जिसे हम कहते हैं। पिछले 75 वर्ष से वहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कितनी बार वहाँ हुकूमतें आईं, कितनी बार गईं, कितनी बार राष्ट्राध्यक्षों की हत्याएं हुई, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और दुआ करें कि पड़ोस में शांति रहे। अब ये बात अलग है जब वो लोग खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के लिए उतावले हैं, या वो खुद ही अपनी जड़ों में, वो पुरानी एक और कहावत जोड़ लीजिए, जड़ों में तेल देने के लिए खुद ही उतावले हैं, तो कोई क्या कर सकता है। शुक्रिया।